हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की लखनऊ ब्रांच का ये क्लेम का मामला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सालाना अपने माता जी के बीमे के लिए 50,000 रूपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है, ये स्टार का ऑफिस और ये मैनेजर है, ये आप देख रहे हैं, ये इंसानियत है इन लोगों के अंदर। सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंश्योरेंस ना कराए। वीडियो में दिख रहे जो आदमी हैं, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने दावा किया कि अपनी माताजी के लिए स्टार हेल्थ की पॉलिसी इन्होंने खरीदी थी कुछ साल पहले, और जब इस साल वो एक क्लेम लेने के लिए जाते हैं जिसका कुल खर्च आता है 5.5 लाख रुपए, तो कंपनी पैसा देने से मना कर देती है, क्लेम इनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात से नाराज होकर वो पहुंचते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की लखनऊ ब्रांच में, और वहां पर जाकर जब अधिकारियों से वो बात करते हैं कि मैंने जब 50,000 रुपया आपको सालाना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, तो आप मेरा क्लेम क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं। और इनकी माने तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ब्रांच के अधिकारी ये कहते हैं कि आपने ये पॉलिसी हमसे पूछ के थोड़ा ही ली थी, और ब्रांच के अंदर हुई इस पूरी घटना का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जो काफी वायरल हो जाता है। वायरल होना ही था क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन आजकल बहुत ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स का पेन पॉइंट है। बहुत लोग इससे परेशान हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस मामले को सिर्फ उस वीडियो से समझने की बजाय इसकी गहराई में जाएंगे, एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल मामला है क्या। आज का वीडियो देखने के बाद आपको 5 या 6 सवालों का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या हम जो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, उस अमाउंट से कोई कनेक्शन होता है हमारे क्लेम मिलने या ना मिलने का? क्या ज्यादा प्रीमियम भरने का मतलब यह है कि आपका क्लेम अप्रूव हो सकता है? फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस मामले के अंदर क्लेम रिजेक्शन का कारण क्या था। क्या ये कारण अभी क्लेम के टाइम ही पता चला या गलतियां काफी पहले से ही हो चुकी थी? फिर हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में गलती है किसकी। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने बिना वजह क्लेम रिजेक्ट कर दिया, या फिर पॉलिसी होल्डर ने ही कुछ गड़बड़ी की थी जिसकी वजह से यह पैसा उन्हें नहीं मिला। हम बिल्कुल इस क्लेम रिजेक्शन के कारण के डिटेल में जाएंगे, और उसके बाद मैं बात करूंगा इनकी रिएक्शन पर। जो सर ने अभी रिएक्ट किया है, स्टार हेल्थ की ब्रांच में जाकर वीडियो बनाया, अधिकारियों से बात की, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो ऐसा क्या करना सही है? ब्रांच लेवल पर क्या फैसले लिए जाते हैं, और क्या ऐसा करने से क्लेम मिलने के चांसेस क्या बढ़ सकते हैं? मतलब क्या असर होगा इस तरह के रिएक्शंस का। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रिवेंटिव पार्ट पर कि ऐसी क्या गलतियां थी जो पॉलिसी होल्डर या इंश्योरेंस कंपनी ने की जिसकी वजह से वो इस जगह पर खड़े हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ज्यादातर क्लेम रिजेक्शंस के अंदर यही कारण मिलता है, और इंश्योरेंस कंपनी हर बार अपना पल्ला झाड़कर साफ निकल जाती है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए? और फाइनली मैं जवाब दूंगा सबसे जरूरी सवाल का कि अब ये वीडियो वायरल हो गया है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, अब इनको क्या करना चाहिए कि इनका क्लेम अगर इनको लगता है कि मिलना चाहिए तो कहां पर अपनी बात रखें जहां से इन्हें कुछ रिस्पॉन्स मिल सके। आज का ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज हाँ, ये बात सच है कि आप फिलहाल इनकी जगह पर नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है जब आपका कभी क्लेम आए तो आप भी सेम परेशानियां फेस करें। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी गलतियां करने से बचाएगी, और इस पूरे क्लेम प्रोसेस में जो जो गलतियां जिस जिस स्टेप पर हुई हैं उन्हें समझने में भी ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगा। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट से क्या मेरे क्लेम मिलने के चांसेस का कुछ कनेक्शन है? मान लो मैं सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरता हूं, जैसा कि इन महाशय ने दावा किया इस वीडियो में कि 50,000 रुपए सालाना मैं प्रीमियम दे रहा हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हमने इसकी जांच नहीं की है कि वो कितना प्रीमियम दे रहे थे। क्या इसका कोई संबंध है? मेरा क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज आपका कितना प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जा रहा है ये आपकी पॉलिसी की कवरेज को बढ़ा सकता है। क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा यह निर्भर करता है आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अगर ऐसा ही होता कि जो ज्यादा प्रीमियम भर रहा है उसको क्लेम मिलना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो जो इंडिविजुअल पॉलिसी है, मान लो मेरे पास 7-8 हजार रुपए साल का प्रीमियम आता है, तो मुझे तो क्लेम कभी मिलेगा ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पॉलिसी होल्डर्स को ही क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपका जो प्रीमियम है वो आपकी पॉलिसी की कवरेज का दायरा तय करता है, लेकिन क्या क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा, यह निर्भर करता है आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की नियम व शर्तों पर। अब आता है दोस्तों दूसरा सवाल कि इस मामले के अंदर क्लेम रिजेक्शन का मूल कारण
क्या था। जहां तक मैंने सारे डिटेल्स को स्टडी किया है, ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इनकी मदर का क्लेम आया था घुटने की सर्जरी का, नी रिप्लेसमेंट का, और कंपनी का जो रिजेक्शन का कारण है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। जब भी हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो हम एज ए प्रपोजर कंपनी को एक प्रपोजल फॉर्म देते हैं। प्रपोजल फॉर्म के अंदर वो सारी जानकारियां होती हैं जो हमारी आज की फिलहाल की सेहत से रिलेटेड हैं, और हम कंपनी को ये कहते हैं कि क्या इस हेल्थ कंडीशन के आधार पर आप मेरे फ्यूचर में होने वाला बीमार होने का खर्चा कवर करेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए। और इस प्रपोजल को प्रेजेंट करने की वजह से ही हमें प्रपोजर कहा जाता है। तब हमारे प्रपोजल फॉर्म में दी गई इस जानकारी को देखकर इंश्योरेंस कंपनी ये फैसला लेती है कि हम आपको कितना कवरेज दे पाएंगे, कब दे पाएंगे, यानी कितने वेटिंग पीरियड के बाद, और इसके लिए हम कितना पैसा आपसे चार्ज करेंगे। ये जो फैसला लिया जाता है पॉलिसी देते टाइम, इस प्रोसेस को कहा जाता है अंडरराइटिंग, यानी कि पहले रिस्क को चेक करना और उसके बाद पॉलिसी इशू करने की टर्म्स एंड कंडीशन और प्रीमियम को डिसाइड करना। जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रपोजल फॉर्म में देते हैं वो जानकारी इस पॉलिसी पर फैसला लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और इस जानकारी को ही कहा जाता है मटेरियल फैक्ट, यानी वो फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत काम का है। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि पॉलिसी लेते टाइम आपने किसी बहुत जरूरी जानकारी को छुपाया है। इसलिए जो रिजेक्शन का टर्म है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी किसी बहुत जरूरी जानकारी जिसकी वजह से हम इस पॉलिसी पर अपना फैसला बदल सकते थे, वो आपने पॉलिसी लेते टाइम छुपाई है। यानी इनडायरेक्टली कंपनी ये कहना चाहती है जो आपकी घुटने की सर्जरी है, ये दिक्कत आपको पहले से थी, लेकिन आपने प्रपोजल फॉर्म में अपने आप को फिट एंड फाइन बताया। तो इसका मतलब तो ये हुआ, कंपनी के माने तो पॉलिसी होल्डर झूठा है, पॉलिसी होल्डर हर मामले में गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है इनोसेंट नॉन डिस्क्लोजर, यानी जब हम जानते ही नहीं थे कि ये जानकारी हमें बताना जरूरी है, और दूसरा है इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर, जब हम जानबूझकर कोई जानकारी छुपाते हैं ताकि हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकें। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर एक क्लास टीचर है और 4 लाइनें हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये जो क्लास टीचर है ना, इसे आप सोचिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, और जो ये 4 लाइन है स्टूडेंट्स की, ये अलग अलग ग्रुप हैं उनकी हेल्थ रिस्क के हिसाब से। सपोज जो पहली लाइन है इसके अंदर सबसे हेल्दी फिट एंड फाइन जो लोग हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो लोग बैठे हैं। दूसरी लाइन के अंदर वो लोग हैं, वो पॉलिसी होल्डर्स हैं जो थोड़े से बीमार हैं, थोड़ा सा उनका रिस्क बीमार होने का ज्यादा है पहले ग्रुप से। तीसरी लाइन के अंदर वो लोग हैं जिनकी हालत थोड़ी सी और खराब है, और जो फोर्थ लाइन है वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं बीमार होने के। तो जब इन माताजी की पॉलिसी पहली बार खरीदी गई थी तो इनसे कुछ सवाल पूछे गए होंगे, इनके बेटे से पूछे गए होंगे कि क्या आपकी मदर को कोई परेशानी है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है। तो जनरली उसका जवाब क्या होता है, जनरल जवाब क्या होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई टेबलेट नहीं खाता, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। अब मैं इसको अपनी मदर के एक इंसिडेंट से रिलेट करता हूं। 2-3 साल पहले मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए मेरी मदर को लेके गया, तो वहां पर एनेस्थीसिया के लिए कुछ चेकअप्स होते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा कि माताजी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी मम्मी ने झट से कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लेती आधी टेबलेट भी पूरे महीने के अंदर। लेकिन मेरी मदर को कैटरेक्ट की समस्या थी, घुटनों में उनके दर्द रहता था, लेकिन वो परेशानियां मेरी मदर को ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं लगती। लेकिन ये वाली जो जानकारी है ये डॉक्टर के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, क्योंकि उन्हें आगे इलाज करना है या इंश्योरेंस के केस में उन्हें पॉलिसी देनी है। तो परेशानी ये है, कई बार पॉलिसी होल्डर ये नहीं समझ पाता कि ये जानकारी इतनी जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना, वो इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बाय डिफॉल्ट ये समझ लेती है कि पॉलिसी होल्डर हर छोटी छोटी जानकारी हमारे एक ही सवाल पर बता देगा। लेकिन जब ये मिसमैच होता है तो हुआ क्या, माताजी ने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल फिट हूं, तो माताजी जिनकी लाइन तीसरी लाइन होनी चाहिए थी, रिस्क ग्रुप 3rd होना चाहिए था इनकी एज के अकॉर्डिंग से, इस प्रपोजल फॉर्म के मटेरियल फैक्ट जानकारी की वजह से वो पहले ग्रुप वाली लाइन में आ जाती है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब माताजी ने तो कहा था कि मैं तो बिल्कुल फिट हूं, तो अपनी जगह तो बिल्कुल ठीक लाइन में बैठी हैं। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी जो इस मामले में ये क्लास टीचर हैं, क्या इन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये पहले ग्रुप वाली लाइन तो सबसे फिट पॉलिसी होल्डर्स की है, इसके अंदर ये 65 ईयर्स की जो माताजी बैठी हैं ये इस लाइन में क्यों हैं? चलो मान लेते हैं ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उस लाइन के अंदर, उस ग्रुप के अंदर होना बहुत रेयर है हाई एज में।
तो क्या वो स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछ सकते कि माताजी आप बिल्कुल फिट हो इस एज में भी? तो माताजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल फिट हूं। क्या आंखों की कोई समस्या है, कोई मोतियाबिंद का चेकअप करवाया है, या कोई घुटने में दर्द है, किसी जॉइंट में पेन रहता है, कहीं और शरीर में दर्द रहता हो? इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ताकि वो जान सकें कि ये जानकारी भी हमें बताना जरूरी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती। अगर वो ऐसा करती है तो दो चीजें होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा कि माताजी क्या आपको ये परेशानियां हैं, तो माताजी बता देगी हाँ मुझे दर्द है घुटने में। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसकी और जानकारी चाहिएगी क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे घुटनों में दर्द है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि इसका लेटेस्ट एक्सरे हमें दिखा दो। एक्सरे देखने के बाद अगर ये बहुत गंभीर समस्या है तो कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। इसका मतलब प्रीमियम नहीं आएगा, पैसे का नुकसान। और अगर कवरेज दे दिया, पॉलिसी दे दी जानने के बाद कि ये स्टेटस है फिलहाल, तो ये 5.5 लाख रुपए का जो क्लेम है ये देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में सबसे आसान है चुपचाप खड़े रहना। यानी जो गलत लाइन में है अपने प्रपोजल डिक्लेरेशन की वजह से उन्हें क्यों पूछना है? जब कल को कोई क्लेम आएगा, नया नॉन डिक्लेरेशन निकलेगा तो क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, बात खत्म। अभी पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है, आने दो, 2 साल आता है, 4 साल आता है, 10 साल आए, क्लेम आएगा उस टाइम पर देख लेंगे। यानी इस पूरे एग्जाम्पल का निचोड़ ये है कि गड़बड़ी क्लेम के टाइम तो हुई ही नहीं है, गड़बड़ हुई है पॉलिसी अंडरराइटिंग के टाइम की जब पॉलिसी इशू की गई। उस टाइम गहनता से, पूरी स्ट्रिक्टनेस से जांच नहीं की गई कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम इनका हेल्थ रिस्क क्या है। अगर आप इस चैनल के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने 2022 से 25 के बीच में हेल्थ क्लेम्स का डेटा वाला वीडियो जरूर देखा होगा कि कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है। फिर कुछ कंपनीज वहां ऐसी क्यों निकल कर आती हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उनके अंदर बहुत ही कम स्टैंड अलोन कंपनीज है, यानी जो खाली हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती हैं। उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसकी शिकायतें बहुत कम है, क्लेम्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पॉलिसी होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, उसका कारण यह है कि जब पॉलिसी खरीदी जाती है, जब इस फनल के टॉप पे पॉलिसी होल्डर होता है तो अंडरराइटिंग स्ट्रिक्ट की जाती है। वहां पर मजबूत फिल्टर लगाया जाता है कि अननेसेसरी रिस्क जो है उसको पॉलिसी ना मिले, अगर मिले तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाए, ताकि जब क्लेम की बारी आती है एट द बॉटम ऑफ द फनल, उस टाइम कोई भी परेशानी ना हो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। लेकिन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी खरीदते हैं तो कोई भी स्ट्रिक्टनेस या कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टर नहीं लगाया जाता, जांच नहीं की जाती, तो हर इंसान को इजीली पॉलिसी मिल जाती है और क्लेम के टाइम इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अब क्या ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ही ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की अंडरराइटिंग पॉलिसी कैसी है। अगर वो बहुत ज्यादा लीनिएंट है, उसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज लेकर आओ, उनसे प्रीमियम इकट्ठा करो, और क्लेम के टाइम तो हमें पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना ही है। उस टाइम जो भी पॉलिसीज के अंदर गड़बड़ियां मिली, हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कुछ दिक्कत नजर आई, उस क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ये ज्यादा इसलिए कॉमन है क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट ही एक है। मान लो मैं आपको ये माइक का एक बॉक्स दिखाता हूं, मेरी एक शॉप है, इस माइक को मैं बेचता हूं। अगर मैं हर दूसरे या तीसरे कस्टमर को ये माइक देने से मना कर दूं कि आप इस माइक के लिए फिट नहीं है, तो शायद मेरी सेल्स बहुत गिर जाएगी। लेकिन जो भी मेरे से माइक लेने आएगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ बेचने को है ही नहीं, मैं ये माइक बेचूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्स बढ़ाऊंगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाऊंगा, और इसकी वजह से मैं ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा लीनिएंट अंडरराइटिंग में। यानी मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एग्री करूं ये माइक, ये प्रोडक्ट देने के लिए। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा बड़ा कारण मुझे लगता है कि जितना बड़ा रिस्क पूल होगा, जितने ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स होंगे, उतना क्लेम का असर कम आता है और पॉलिसी के प्राइसेस भी रीजनेबल बने रह सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की एनुअल रिपोर्ट का डेटा दिखाता हूं। 2024-25 की रिपोर्ट है। इसके अंदर देखिए टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं जिनकी कंप्लेंट्स पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा रही हैं। ये तीनों ही स्टैंड अलोन कंपनीज हैं, यानी पॉलिसी लेते टाइम बिल्कुल लीनिएंट कंडीशंस रखी गई, और जब क्लेम की बारी आई तो एज पर एक्सपेक्टेशंस वो क्लेम पॉलिसी होल्डर्स को मिला नहीं। फिर ये पॉलिसी होल्डर्स ग्रीवेंस में या फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट्स का नंबर बहुत हाई
बना रहता है। लेकिन ये किसी भी कंपनी स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये अंडरराइटिंग पॉलिसीज का मामला है। स्टैंड अलोन कंपनीज में भी आदित्य बिरला का क्लेम्स डेटा ठीक ठाक है। बाकी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो शिकायतें बहुत कम हैं और सेटिस्फेक्शन रेट भी ज्यादा है। इसका डायरेक्टली आप रीजन समझना चाहते हैं तो किसी सीनियर सिटीजन जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है उनके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए चले जाइए। आपको केयर, स्टार, नीवा में डायरेक्टली पॉलिसी मिल जाएगी, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होगी। लेकिन आदित्य बिरला की पॉलिसी लेते टाइम किसी पर्टिकुलर कंडीशन का परमानेंट एक्सक्लूजन लगाया जा सकता है या फिर लोडिंग लगाई जा सकती है या फिर पॉलिसी देने से भी मना किया जा सकता है, क्योंकि पूरी जांच के बाद यह बिल्कुल आसान दी जा सकती है ताकि आगे जाकर उनके क्लेम में भी कोई समस्या ना आए। अगला सवाल यह आता है दोस्तों कि अगर ऐसे क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या ब्रांच में जाकर प्रेशर बनाने से क्या कोई क्लेम अप्रूव हो सकता है? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ब्रांच लेवल पर कोई क्लेम हैंडल नहीं किया जाता। ना ही ब्रांच को यह पता होता है कि यह क्लेम कहां जा रहा है सेटल होने के लिए, किसको असाइन हुआ है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो 4 लोग ब्रांच में बैठकर क्लेम मैनिपुलेट कर लेते। ये किसी को भी आइडिया ब्रांच में नहीं होता है कि ये क्लेम किसके पास है। अगर कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम में कोई देरी हो रही है, परेशानी आ रही है, ब्रांच में जाकर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बना सकते हैं स्टाफ के ऊपर कि वो फॉलो अप करें, इस क्लेम पर जल्दी एक्शन लिया जा सके। लेकिन आप क्लेम के फैसले को नहीं बदल सकते जो कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया गया है। यानी जो पॉलिसी में नियम व शर्तें हैं उसके तहत जो फैसला लिया गया है उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे जानकार हैं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं तो आप क्लेम के फैसले को बदल दीजिए। और इस सच्चाई को आप इस मामले में भी देख सकते हैं कि इतना हाइप होने के बाद, मामला इतना वायरल होने के बाद भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का स्टैंड सेम है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। अब दोस्तों आता है आपके काम का सबसे जरूरी सवाल कि इस सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम किस स्टेप पर क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स अपना सकते हैं कि हम इस सिचुएशन में कभी भी ना आए। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, एज ए पॉलिसी होल्डर और एज ए इंश्योरेंस कंपनी क्या चीजें की जाने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एज ए पॉलिसी होल्डर हमें क्या करना चाहिए। तो इस जवाब को एड्रेस करने के लिए मैं इन माताजी का एग्जांपल लूंगा जो कि एक सीनियर सिटीजन है। जब इन्होंने पॉलिसी खरीदी थी तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें फुल बॉडी चेकअप कराकर और कंपनी को वो रिपोर्ट दे देनी चाहिए। आप दे सकते हैं, कंपनी से लेने से मना नहीं करेगी, लेकिन इससे कई बार परेशानियां बढ़ भी जाती हैं। हमारे शरीर में काफी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अपने आप बनती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर आप फुल बॉडी चेकअप बिना जरूरत के करवाएंगे तो कुछ ऐसी नई चीजें सामने आ सकती हैं जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाएंगी और शायद वो परमानेंट ना हो, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि जो परेशानी आप फिलहाल फेस कर रहे हैं, कोई भी दर्द है, तकलीफ है, कोई भी ऐसा इशू, बेशक उसकी आप दवाई ना ले रहे हो लेकिन आपको पता है कि यहां मुझे तकलीफ है, वो आप कंपनी को डिक्लेयर करें, खासकर सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में। उसके बाद कंपनी अगर उस पार्ट का कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट मांगती है, उस कॉम्प्लिकेशन से जुड़ा हुआ कोई डायग्नोसिस मांगती है तो आप टेस्ट रिपोर्ट उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो अपने डिक्लेरेशन में उसे डिक्लेयर जरूर करें। अब सवाल यह आता है कि हमने जो चीजें पता थी उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद कोई नई कंडीशन पता चलती है कि मुझे तो यह भी दिक्कत है, उसका क्या करें। तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम है। जब भी आपको कोई नई परेशानी पता चलती है आप डॉक्टर को दिखाते हैं, फर्स्ट डायग्नोसिस के डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखिए, ईमेल कर लीजिए, वैसे संभाल के रखिए। इस मामले के अंदर भी जब घुटने के ऑपरेशन का खर्चा देने से मना कर दिया गया तो इनसे भी फर्स्ट डायग्नोसिस के डॉक्यूमेंट जरूर मांगे गए होंगे। जब वो डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिए या उनके पास नहीं थे तब कंपनी ने नॉन डिस्क्लोजर बताकर इसे रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज कंपनी नॉन डिस्क्लोजर उसी कंडीशन को बता सकती है जो पॉलिसी खरीदने से पहले की कंडीशन है। बाद का अगर कोई डॉक्यूमेंट है फर्स्ट डायग्नोसिस का, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि इस समस्या के साथ पेशेंट आए थे और ये आज इनका पहला एनकाउंटर है, इस चीज के साथ पहली बार ये फेस कर रहे हैं, तो कंपनी को ये मिल जाता है कि कब से ये हिस्ट्री है और उस प्रूफ को उन्हें मानना ही होगा। इन 2 तरीकों से, यानी ईमानदारी से अपनी मेडिकल कंडीशन को डिस्क्लोज करना और उसके बाद अगर कुछ नया डायग्नोज होता है तो उसके फर्स्ट डायग्नोसिस डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना, ये आपके लिए काफी मददगार होगा। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना चाहिए। भाई इन्हें अंडरराइटिंग के टाइम, यानी जब ये पॉलिसी इशू करते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड केस में, ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल फैक्ट्स निकलवाने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि पॉलिसी खरीदने के बाद क्लेम के टाइम कोई भी संशय ना रहे।
क्योंकि क्लेम के टाइम हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा इमोशनल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट बिल्कुल अलग होता है देन जब हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं। और यही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही है जिसकी वजह से ये भाई साहब जो है ब्रांच में चले गए। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, नेचुरल रिएक्शन है। और ये क्या करें, ये इस लाइन से नहीं है, ये इस फील्ड से नहीं है, तो गुस्सा कहां निकाले? जहां पर पैसा दिया है, जो ब्रांच है वहीं पर जाएंगे। तो कंपनी की ये जिम्मेवारी बनती है कि पॉलिसी इंसेप्शन पर रिस्क को इग्नोर ना करें। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपके मन में काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आखिरी सवाल पर आता हूं कि इन महाशय को, इन भाई साहब को अब क्या करना चाहिए। कंपनी ने तो मना कर दिया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो अब अगला ऑप्शन क्या है? ग्रीवेंस में जा सकते हैं, कंपनी को लिखेंगे, कंपनी तो पहले ही मना कर चुकी है, सेम ही जवाब आएगा 15 से 20 दिन के अंदर। फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एक समस्या है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जो कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन होता है, शिकायतों का निपटारा होता है, वो कंपनी वाइज होता है। जिस कंपनी में बहुत ज्यादा शिकायतें हैं वहां पर रेजोल्यूशन का, शिकायत के निपटारे का टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन वाले डेटा में आपने देखा कि 12,000 से ज्यादा शिकायतें हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वहां पर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से रिलीफ मिलने का जो टाइम है पूरी प्रोसेस का, वो 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कब आपकी शिकायत का नंबर आएगा। तो यहां पर दोनों ऑप्शन ये पॉलिसी होल्डर ट्राई कर सकते हैं, या तो पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जाया जाए या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम के अंदर ये केस रिपोर्ट किया जाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इतने प्रोटेस्ट के बाद भी, इतना वीडियो वायरल होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी अपने डिसीजन पर, अपने स्टैंड पर एज इट इज फर्म खड़ी है, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी उस फैसले को नहीं बदल सकता। बिकॉज मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई नियम व शर्तों को कोई नहीं बदल सकता। इवन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नहीं बदल सकता। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का इंटरवेंशन सिर्फ यह कहता है कि अगर कुछ लापरवाही हुई है, अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर किया गया है, या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक है, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो पॉलिसी होल्डर को दिया जा सकता है। लेकिन जहां पर कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, ऐसी कंडीशन को लेकर कि घुटनों का दर्द है, सालों साल ये दिक्कत रहती है, तब जाकर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री है जॉइंट पेन को रिलीफ देने के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आप देखेंगे नी पेन ऑयल आता है, मूव है, वोलनी है, बहुत तरह के बाम है, झंडू बाम है, जो अलग अलग दर्द निवारक जो चीजें हैं, इनका इतने हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। वो इसीलिए है कि इन दिक्कतों में काफी साल लगते हैं डेवलप होने में। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि ये दिक्कत हुई और मैं अगले साल जाकर सर्जरी करवा लूं, वो तो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट होता है। और कंपनी इसी वजह से अपने डिसीजन पर इतना स्ट्रांगली खड़ी है। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये रहेगा कि उन्हें कंज्यूमर फोरम के साथ जाना चाहिए। बाकी मर्जी उनकी है, डिसीजन उनका है, जो भी फैसला वो लेते हैं। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम सिर्फ सरफेस लेवल पर एक वीडियो क्लिप को देखकर ये ना जज करें कि गलती किसकी है। सिर्फ डायरेक्टली हम किसी डिसीजन पर ना पहुंचे, बिहाइंड द सीन्स जाकर देखें कि गलती कैसे, कब और कहां शुरू हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला। और आपने अपना टाइम इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि आप ऐसी गलतियां ना करें और कभी भी इस तरह की सिचुएशंस में ना आए। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो ने आपको काफी क्लैरिटी दी होगी इस क्लेम केस से रिलेटेड। अगर ऐसा है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज यहां पर आपको सिर्फ वही जानकारी मिलेगी जो सही मायने में पॉलिसी होल्डर्स के काम आती है। और मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या इंटरमीडिएट की तरफ हम बायस्ड ना हो, इसीलिए ज्यादातर डेटा बेस्ड चीजें मैं आपको दिखाता हूं। जो मुझे सही मायने में सच लगता है, विश्वास जिस पर मैं करता हूं, वही आपके साथ शेयर करता हूं। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।